हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्लैट एंड अदर लॉ एग्जामिनेशन चैनल पर, जहां पर जो सीरीज है ये हमारी सीरीज चल रही है सीयूईटी पीजी एलएलबी 2024 के लिए, राइट। और आज जो बारी है कंप्यूटर सेक्शन में मेमोरी करने का। आपको थंबनेल में दिखा होगा कि हम लोग आज जो सेक्शन करने वाले हैं वो कंप्यूटर मेमोरी पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फटाफट से बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। एंड जैसा भी आपको लगता है सेशन, आप जरूर से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं हर सेशन में आपसे पूछता हूं। इससे पहले कि हम लोग मेमोरी के एमसीक्यूज पर चलें, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होता है जिसको कंसीडर करना बहुत जरूरी है। अगर आप इस चार्ट को कंसीडर कर लेते हो, सिर्फ इस चार्ट से अगर आप देख लेते हो, तो यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो एमसीक्यूज भी बहुत सारे आपके यहां से सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट से हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चार्ट के अंदर है क्या। ठीक है, तो इस चार्ट के अंदर यहां पर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज है। बट इससे पहले अगर हम लोग बात करें प्राइमरी स्टोरेज की, ठीक है, अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर में आ जाता है आपका, एक आता है रैम और दूसरा आता है रोम। ठीक है, और दूसरा आ जाता है रोम। एक और आता है हमारा इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है रजिस्टर एंड देन आ जाता है आपका कैश। ठीक है, ये ऊपर प्राइमरी और इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी जो भी है, जिसमें से ये सिर्फ हो जाता है, ये जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल होता है। ये जो रोम है ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है। ठीक है, ये आपका नॉन वोलेटाइल होता है, ये आपका वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया? जब तक उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है तब तक उसके अंदर कंटेंट बना हुआ है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो वैनिश, उसके अंदर का जो कंटेंट है वो खाली हो जाएगा। ठीक है, तो ये वोलेटाइल होता है। उसके बाद ये दोनों जो है, इन दोनों को भी हम लोग बोलते हैं, ये दोनों भी आपका वोलेटाइल होगा। ठीक है, ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा भाई? ये दोनों भी वोलेटाइल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई आपको बात? तो यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जो वोलेटाइल है वो टेम्पोररी भी रखा जाता है। जो वोलेटाइल होता है उसको टेम्पोररी रखा जाता है। तो टेम्पोररी मेमोरी भी कह सकते हैं एंड वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज पर। ये कब काम करता है? जब आपका सीपीयू एग्जीक्यूशन कर रहा है, उस ड्यूरेशन में ये सारे मेमोरी वहां पर काम करते हैं। लेकिन अब अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ रही है कि हम अपने डेटा को सिक्योर करके रखें, स्टोर करके रखें लॉन्ग टर्म के लिए, कि हमें 1 महीने के बाद उसका यूज है तो हम 1 महीने के बाद उसको एक्सेस करेंगे, तब हमें जरूरत पड़ेगी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, जिसके अंदर दो टर्म यहां पर आते हैं। एक होता है आपका सिक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक होता है सिक्वेंशियल एक्सेस और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में भी पूछ देता है कि भैया बताइए जो मैग्नेटिक टेप है वो किस तरह का डिवाइस है। तो सबसे पहले तो वो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज को हम लोग ऑक्सिलरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, जो सहायक मेमोरी है, हेल्पिंग है, राइट। तो सीक्वेंशियल के अंदर आता है मैग्नेटिक टेप। आपको ये जो चार्ट है इसको बहुत ध्यान से रखना है। यहां से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट एक्सेस होता है दूसरा। सीक्वेंशियल एक्सेस कहने का मतलब यह है कि आपके पास अगर कोई डेटा है किसी लोकेशन पर रखा हुआ, तो उससे पहले जितने भी लोकेशन है हर जगह पर जाके सर्च करता हुआ आपके डेटा तक जाएगा। यानी कि सीरीज में इस तरह से चलेगा, सीरियल ऑर्डर में इस तरह से चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो एक्सेस होगा, एक्सेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। ठीक है, जो एक्सेसिंग स्पीड है, वो क्या हो जाएगा भाई? तो ये स्लो हो जाएगा। किसके अंदर? सीक्वेंशियल एक्सेस के अंदर में। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल होता है मैग्नेटिक टेप। जो आपने इससे पहले देखा होगा, बहुत सारे कैसेट्स होते थे ना, जिसमें रील्स होते थे। तो उस कैसेट की अगर हम लोग बात करें तो वो कैसा है? वो एक तरह का मैग्नेटिक स्टोरेज है ना। दूसरा बात करते हैं डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि जहां पर डेटा पड़ा हुआ है डायरेक्टली वहां से डेटा को एक्सेस करना, वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सेस। तो ऑब्वियसली यहां पर स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, यानी कि हाई हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर और भी कैटेगरी है। एक होता है मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपका आ जाएगा फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, जिप डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आएगा सीडी रोम, डीवीडी रोम, वॉम, सीडीआर। ठीक है, और वॉम के अंदर सीडीआर। एक आता है मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंदर आपके मैग्नेटिक प्लस ऑप्टिकल,
ठीक है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। आपको ये चीजें याद रखनी है। जहां भी हम बात करते हैं सीडी की, तो सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और आर का मतलब यहां पर होता है रिकॉर्डेबल, ठीक है, रिकॉर्डेबल, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? एक बार जल्दी से बताएंगे क्या यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, डीवीडी का मतलब लिख लीजिएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी का मतलब मैं यहां पे लिख रहा हूं डिजिटल वर्सेटाइल या फिर वीडियो डिस्क, ठीक है। और रोम का मतलब आपको पता है रीड ओनली मेमोरी। जब हम रोम की बात कर रहे हैं तो रोम का मतलब क्या हो जाता है भाई? तो रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैम की अगर हम बात करें तो रैम का मतलब क्या हो जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से रखना है। आप कोई सा भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, नॉट ओनली सीयूटी पीजी एलएलबी, आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको इस स्लाइड से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अब हम लोग मूव करेंगे आगे एंड देखेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। सिर्फ इसी से नहीं बल्कि आगे भी पूरे जो मेमोरी का कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ विच टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉमनली यूज्ड एज कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ठीक है। इनमें से किस तरह का मेमोरी है जो कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहलाता है? आप सभी का यहां पर जवाब आना चाहिए क्या होगा। जब भी हम मेन मेमोरी की बात करते हैं, ध्यान देना, मेन मेमोरी मतलब वैसा मेमोरी जिसके बिना काम नहीं हो पाए, ठीक है। तो जब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, आप कहीं से भी इनपुट देते हो, सबसे पहले वो जाता है रैम के पास और फिर रैम से मिलता है सीपीयू को, ठीक है, रैम से सीपीयू को मिलता है। इसका मतलब सीपीयू जो एग्जीक्यूशन करेगा वो कहां से फेच करता है? वो रैम से फेच करता है, ठीक है। तो अगर रैम ही नहीं होगा तो सीपीयू को वो मिलेगा कहां से? तो रैम को ही हम लोग बोलते हैं मेन मेमोरी, ठीक है। तो रैम को बोलते हैं हम लोग मेन मेमोरी। नाउ व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। चलिए, विच मेमोरी हैज द फास्टेस्ट एक्सेस स्पीड? इनमें से किसका है जो फास्टेस्ट होगा एक्सेस स्पीड की? बहुत तेजी से डेटा को फेच करना, बहुत तेजी से एग्जीक्यूशन में हेल्प करना, ठीक है। तो फास्टेस्ट एक्सेसिंग स्पीड इसमें से किसका होगा? क्या वो रजिस्टर होगा, कैश होगा, रैम होगा, फ्लैश मेमोरी होगा? तो ध्यान देना, यहां पर जब हम सीपीयू की बात कर रहे थे तो सीपीयू, हमने एक मेमोरी की बात की थी स्टार्टिंग में कि इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी होता है, यानी कि प्रोसेसर के साथ अटैच कुछ मेमोरी होते हैं। तो सीपीयू के साथ एक मेमोरी होता है जो अटैच होता है जिसको बोलते हैं रजिस्टर, ठीक है। तो रजिस्टर सीपीयू के साथ ही अटैच होता है। लेकिन जब हम कैश मेमोरी की बात करते हैं, तो ये आपका रैम है, ठीक है, ये आपका सीपीयू है और यहां पर होता है कैश। कैश मेमोरी को वहां पर रखते हैं जो मान लो बहुत फ्रीक्वेंट यूज होने वाले प्रोग्राम्स हैं उसको बीच में रखते हैं ताकि रैम से एक्सेस ना करना पड़े, कैश मेमोरी से ले लें। या जिस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रिसेंटली हो गया है उसको दोबारा हम कहां रखते हैं? रैम कैश मेमोरी के अंदर रखते हैं, सो दैट अगर दोबारा से जरूरत पड़ी तो यहां से एक्सेस कर लें, ठीक है। तो इसको बीच में रखते हैं। लेकिन जो L1 कैश होता है, L1 कैश को भी सीपीयू के साथ हम लोग अटैच करके रखते हैं, बट जो आपका एग्जीक्यूशन में हेल्प करता है उस वक्त सीपीयू को जो एग्जीक्यूशन में हेल्प करेगा कि भाई अगला प्रोग्राम कौन सा इंस्ट्रक्ट होगा, किस लोकेशन में आपका डेटा रखा हुआ है, अभी एएलयू किस पर काम कर रहा है, उसका टेम्पोररी रिजल्ट किसको स्टोर करके रखना है, तो ये सब काम आपका रजिस्टर करता है। इसलिए रजिस्टर का स्पीड, एक्सेस स्पीड जो होता है वो फास्टेस्ट होता है क्योंकि ये सीपीयू को हेल्प करता है, राइट। तो यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका आंसर जो है वो कैश मेमोरी होगा, बट कैश मेमोरी से भी ज्यादा स्पीड होता है आपके रजिस्टर का, ठीक है। होप सो आप लोगों को यहां तक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर से बता दीजिए क्या यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो, फटाफट से एवरीवन। चलिए, नाउ वेरी गुड, नाउ आगे मूव करते हैं। चलो, नेक्स्ट है हमारे पास विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड रिटेन डेटा इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है। जब पावर हम स्विच ऑफ कर देते हैं, जब उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाना बंद हो जाता है, उसके बाद भी डेटा उसमें रिटेन रहता है, डेटा वैनिश नहीं करता, डेटा जो है वो लॉस नहीं होता, तो इस तरह के मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? तो भाई इस तरह के मेमोरी को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है। क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल।
और नॉन वोलेटाइल इसमें आपको कौन सा मेमोरी दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताएंगे। क्या रैम है, कैश मेमोरी है, वर्चुअल मेमोरी है? तो ये जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रोम के अंदर में ही, ठीक है, बायोस इंस्टॉल्ड इन रोम, ठीक है। जो रोम के अंदर में बायोस होता है, बायोस का नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, राइट। अब ये काम क्या करता है, देखो सारा काम तो हमारा रैम के अंदर हो जाता है, रोम का काम क्या होता है, वैसे प्रोग्राम्स को अपने पास रखना जो आपके सिस्टम को स्टार्ट दे दे, ठीक है। ये क्या काम करता है, स्टार्ट द सिस्टम, सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स की नीड होती है उस तरह के प्रोग्राम्स को रोम रखता है। आप अपना कोई कंटेंट उसमें नहीं रख सकते। आप सोचोगे कि मैं कोई फोटो, मैं कोई पिक्चर, मैं कोई वीडियो उसके अंदर स्टोर करके रखूं, तो ये आपके लिए नहीं है। आपके लिए वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना। तो बायोस के अंदर क्या होते हैं, बायोस ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो सिस्टम को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं। बायोस के अंदर भी एक स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वही ये काम करता है, ठीक है ना। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी? आप समझ रहे हैं यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक, मेमोरी का मतलब कहीं ना कहीं आपको एक स्टोरेज दे रहा है, मेमोरी का मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रहा है। जब सीपीयू किसी काम को कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। जैसे मैं अभी ये क्लास ले भी रहा हूं तो मैंने एक स्टूडियो ऑक्यूपाई किया हुआ है, राइट, तो एक स्पेस लिया हुआ है, तो जो एग्जीक्यूशन हो भी रहा है उसके लिए भी एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्चुअल मेमोरी क्या होता है भाई। तो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप यहाँ पर इस आंसर को खुद से कर सकते हो। देखो जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आप पबजी खेल रहे हो, ठीक है, सपोज कर लो आप पबजी खेल रहे हो और मान लीजिए पबजी का जो स्पेस है वो है आपका 8 GB का, ठीक है। मान लीजिए पबजी का स्पेस है 8 GB का, लेकिन हमारे पास जो रैम है, आपको मैंने एक चीज बताया कि कोई भी प्रोग्राम आप जब किसी भी प्रोग्राम को जब आप इनपुट देते हो तो वो कहां आता है, रैम के पास आता है, तब जाके प्रोसेसर को मिलता है एंड देन प्रोसेसर फिर उस पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो मेरे पास मान लीजिए रैम जो है वो 4 GB का है, ठीक है, या आपके पास कोई प्रोग्राम है, आपके पास कोई प्रोग्राम है जो 5 GB का है, आपने इस पर क्लिक किया, ये उठकर कहां आएगा, पहले रैम के पास आएगा, ठीक है, ये उठकर पहले कहां आएगा, रैम के पास आएगा, और फिर रैम से किसको मिलेगा, फिर रैम से मिलेगा सीपीयू को, ठीक है, फिर रैम से मिलेगा सीपीयू को। तो अब एक चीज सोचो, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो मेरा 5 GB का है, जो स्पेस है वो 4 GB का है। अगर 1 लीटर का बॉटल है मेरे पास और 1 लीटर के बॉटल में मैं मैक्सिमम कितना लीटर फिल कर सकता हूँ, 1 लीटर, 2 लीटर तो नहीं फिल कर सकता ना। तो लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा कि ये 5 GB के प्रोग्राम को ये जो है एग्जीक्यूशन कर लेता है। हो सकता है थोड़ा लैग करे, हो सकता है थोड़ा सा फंसे, बट ये एग्जीक्यूशन होने लगता है। तो रैम के अंदर कहीं ना कहीं इसकी जो कैपेसिटी 4 GB की है और इसकी जो कैपेसिटी 5 GB की है, तो कहीं ना कहीं इसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ती होगी, ठीक है, थोड़ी बढ़ती होगी, बट वो एक्चुअल में नहीं बढ़ती। तो एक कॉन्सेप्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जिसके अंदर वर्चुअल मेमोरी आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वर्चुअली, मतलब ऐसा लगता है कि रैम एक्सपैंड हो गया है, ऐसा लगेगा कि रैम 4 GB नहीं बल्कि रैम 6 GB का, 5 GB का, 8 GB का हो गया है, जिसके अंदर ये प्रोग्राम आकर स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा प्रोग्राम यहां पर आकर स्टोर हो जाता है या पूरा का पूरा प्रोग्राम आ जाएगा, उसका रेफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वर्चुअली आप रैम के कॉन्सेप्ट को, जो रैम का स्पेस है, वर्चुअली ऐसा लगता है, इल्यूजन क्रिएट होता है कि रैम एक्सपैंड हो चुका है, दिस इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी। और ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर स्टोरिंग टेम्पोररी फाइल्स नहीं, एक्सपैंडिंग फिजिकल रैम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी आपका फिजिकल रैम है, क्योंकि रैम फिजिकली एग्जिस्ट करता है ना, एक हार्डवेयर है, तो जो भी रैम है उसको क्या कर देना, उसको एक्सपैंड कर देना। तो एक्सपैंडिंग, रनिंग वर्चुअल मशीन्स ओनली, कंट्रोलिंग सीपीयूज टेम्परेचर, तो कोई मतलब नहीं बनता इसका। तो रैम के कॉन्सेप्ट को क्या कर देना, रैम के स्पेस को एक्सपैंड कर देना वर्चुअली। नाउ विच मेमोरी टाइप इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज, इनमें से कौन सा है मेमोरी जो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से बताओ, मैंने आपको चार्ट बताया, अब देखो चार्ट में जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, हो सकता है कि उसमें नॉमेनक्लेचर थोड़ा चेंज कर दे, कहीं फुल फॉर्म दे दे, कहीं शॉर्ट फॉर्म दे दे, बट कॉन्सेप्ट समझना। हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर सेकेंडरी मेमोरी की, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जब मेमोरी लिखते हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है रैम का, ठीक है। तो स्टोरेज हमने लिख दिया। तो रैम तो हमारा जब एग्जीक्यूशन चल रहा है उस वक्त काम करता है,
टेम्पोररी होता है, राइट। कैश मेमोरी भी टेम्पोररी होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी रैम का ही कॉन्सेप्ट हो गया। तो जो हार्ड डिस्क ड्राइव है, एचडीडी जिसको बोलते हैं हम लोग, एचडीडी, ये क्या है? ये एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है। क्या है? एक तरह का मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है। आपको मैंने बताया सेकेंडरी स्टोरेज दो तरह में होता है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। डायरेक्ट में सबसे पहले मैंने आपको मैग्नेटिक डिस्क बताया था, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क में ही आपको फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और वहां पर बताया था मैंने जिप डिस्क, राइट। चलो, नाउ विच मेमोरी टाइप यूजेस लेजर बीम टू रीड एंड राइट डेटा? इनमें से कौन सा स्टोरेज ऐसा होता है जो यूज करता है डेटा को रीड और राइट करने के लिए, ठीक है, रीड करने के लिए या फिर राइट करने के लिए डेटा को वो लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस के थ्रू देखना, ये जो लेजर बीम टेक्नोलॉजी है, लेजर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब भी हम लोग लाइट की बात करते हैं, लेजर टाइप की बात करते हैं, तो वो टर्म क्या कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स में? वो ऑप्टिक्स कहलाता है ना, ऑप्टिक्स। तो कहीं ना कहीं उसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो हम जब लेजर बीम की बात करें तो हम किसकी बात करें? कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ होगा। और हमने एक चीज देखा था कि मेमोरी जब हम तोड़ रहे थे तो वहां पर क्या हो रहा था, एक ऑप्टिकल डिस्क भी हमारे पास था, ठीक है। तो हमारे पास क्या था? एक ऑप्टिकल डिस्क भी था, एक हमारे पास ऑप्टिकल डिस्क था। और ऑप्टिकल डिस्क के अंदर में भी कई सारी कैटेगरी हमने देखी थी, ठीक है। सीडी रोम, डीवीडी रोम, राइट, आपका वॉर्म, तो ये सब क्या था? ऑप्टिकल डिस्क का। तो इसके अंदर ढूंढिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या दिख रहा है? एक सीडी रोम दिखाई दे रहा है, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी दिखाई दे रहा है, जो ऑप्टिकल डिस्क का एक टर्म है। तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार, अच्छा अब यहां पर से देखो, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं ना यूट्यूब पर, ठीक है, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक इल्यूजन होता है, कहीं ना कहीं एक मिथ कह सकते हैं या फिर एक अंधविश्वास कह सकते हैं, कि आपको ये लगता है कि जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, जैसे मैंने ये लाइन लिखा, ये ऑप्शंस दिए, आपके दिमाग में ये चीजें होती हैं कि सर जब हमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना तो हूबहू सेम चीजें मिलेगी। कभी नहीं मिलेगा, कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, जब हम लोग थंबनेल पे लिखवाते हैं ना क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो डेफिनेटली क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन वही क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। सेम क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आता है। अब देखो, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा घुमाया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को घुमाने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए, जो आपको हर क्वेश्चन के साथ मैं यहां पर दे रहा हूं, सो दैट अगर ये क्वेश्चन ना पूछे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, तब आप कैसे जवाब दे सकते हो। यहां पर हमने एक कीवर्ड पकड़ा, मान लो हमें कुछ नहीं पता था, हमने कीवर्ड पकड़ा लेजर, लेजर लेजर लेजर, मतलब कहीं ना कहीं ऑप्टिक्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। तो हमने हार्ड डिस्क हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट ऑप्टिकल, तो वहां से हम ऑप्शन को छांट सकते हैं। ऑप्शंस एलिमिनेशन इज द बेस्ट रूल। अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको नॉलेज नहीं है बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आप अपना आंसर जो है वो सही कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी कीवर्ड को पकड़ेंगे, लेकिन अगेन कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए थ्योरी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। सिर्फ एमसीक्यूज करने से काम नहीं चलता है, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यूज करने से काम नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना, जब आप यहां पर आ रहे हो तो एक चीज दिमाग से निकाल देना कि सर यही क्वेश्चन आएगा। यही क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसी कॉन्सेप्ट से आएगा। जितना भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, यहीं से कॉन्सेप्ट घुमा फिरा के पूछेगा, ठीक है, घुमा फिरा के पूछेगा। कभी डायरेक्टली लिख देगा यहां पर ऑप्टिकल डिस्क, कभी लेजर बीम लिख देगा, कभी लाइट लिख देगा, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन घुमा सकता है, बट कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता बच्चे, ठीक है। चलिए, नाउ विच मेमोरी टाइप इज कॉमनली यूज्ड इन यूएसबी ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स? जो यूएसबी ड्राइव्स होते हैं ना, जैसे आप क्या यूज करते हो? पेन ड्राइव यूज करते हो, ठीक है, पेन ड्राइव यूज करते हो, तो यूएसबी एक कनेक्शन पॉइंट होता है। यूएसबी क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल, ठीक है, बस होता है। और ये है क्या? ये एक पोर्ट है। यूएसबी क्या है? एक पोर्ट है। इस पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। अब वो पोर्ट कहां होता है? तो वो पोर्ट आपके मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। और मदरबोर्ड से कनेक्ट होने का मतलब ये है कि अब वहां से डेटा आपका एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। उसमें बहुत सारे वायरिंग्स होते हैं, बहुत सारे केबल सिस्टम होते हैं, जिसको बस बोलते हैं, राइट। तो वहां से अब आपका डेटा जाएगा। तो यूएसबी ड्राइव या फिर जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं, मेमोरी कार्ड आप लगाते हो ना मोबाइल के अंदर, एक्सपेंड कर दिया 256 GB, तो भाई वो है क्या? ये सारी चीजें जो है, ये भी तो मेमोरी है, ये भी तो स्टोर करके रख रहा है। तो ये स्पेशल टाइप के मेमोरी होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश मेमोरी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैश मेमोरी, क्योंकि आप देखोगे ना ये रोम के अंदर आएगा, ना ये कैश मेमोरी के अंदर आएगा, ना ये रैम के अंदर आएगा। तो आपको ऑप्शंस के थ्रू भी देखोगे। अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता था तो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे। आपने रोम देख लिया, भाई रोम तो नहीं होता सर,
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेमोरी कार्ड्स के अंदर तो हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं, और जो डेटा स्टोर करके रखते हैं वो हम उसको बाद में यूज कर सकते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सेकेंडरी टाइप का वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो रोम है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फ्लैश मेमोरी हो जाएगा, कैश मेमोरी भी नहीं है और ये रैम भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, तो यहाँ पर आप फ्लैश मेमोरी के साथ जा सकते हो। तो ऑप्शन एलिमिनेशन के रूल से भी आप वहां पर सही आंसर टिक कर सकते हो। राइट नाउ, व्हाट इज द टर्म फॉर अ स्मॉल हाई स्पीड टाइप ऑफ वोलेटाइल मेमोरी यूज्ड टू इंप्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस? आप क्या कर रहे हो, एक स्मॉल मेमोरी होता है लेकिन हाई स्पीड होता है, छोटा मेमोरी है। छोटा मेमोरी कहने का मतलब उसका साइज छोटा नहीं, छोटा मेमोरी कहने का मतलब यह है कि उसका जो स्पेस है, उसका जो स्टोरेज है वो बहुत कम है, और ये क्या कर रहा है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल का मतलब कहीं ना कहीं जब तक इलेक्ट्रिसिटी जाएगा तब तक काम करेगा, या टेम्परेरी मेमोरी कह सकते हैं। यूज टू इंप्रूव सीपीयू परफॉर्मेंस, जिससे सीपीयू का परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो भाई कौन सा ऐसा मेमोरी है जिससे सीपीयू का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है? ठीक है, तो ऑप्शंस देखेंगे, ऑप्शंस के अंदर हमें रजिस्टर तो दिख नहीं रहा। राइट, तो हम क्या यूज करेंगे, आपको मैंने बताया कि रैम और सीपीयू के बीच में एक मेमोरी होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैश मेमोरी। और कैश मेमोरी क्यों रखते हैं, जो फ्रीक्वेंट यूज होने वाले डिवाइसेस, जो फ्रीक्वेंट यूज होने वाले प्रोग्राम है, सो दैट रैम से सीपीयू को एक्सेस ना करना पड़े, बीच से ही वो एक्सेस कर ले। और उसमें भी एक स्पेशल टाइप का कैश मेमोरी होता है जिसको L1 बोलते हैं, जो सीपीयू के साथ ही अटैच कर दिया जाता है, सो दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सीपीयू अपने से ही उठा ले। सीपीयू में ही अटैच है तो सीपीयू वहीं से उठा लेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश मेमोरी बोलेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मेमोरी एड्रेस? कोई भी मेमोरी की अगर हम बात करें तो मेमोरी अक्सर जो होते हैं ना वो ब्लॉक्स में होते हैं। ठीक है, मेमोरी जो होते हैं वो ब्लॉक्स में होते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पे रहते हो, आप किसी भी मोहल्ले, किसी भी जगह पे रहोगे, किसी भी सोसाइटी के अंदर में रहोगे, तो आपका घर होगा, वो घर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होगा। आप कोई भी अगर सामान मंगवाओगे तो अपने घर का पूरा एड्रेस देते हो। ठीक है, सोसाइटी ये, गली नंबर ये, मकान नंबर ये, तब जाके आपके एड्रेस पे पहुंचता है। राइट, इसका मतलब आपने जो वो स्पेस लिया हुआ है, तो घर आपका क्या है, घर आपका कहीं ना कहीं वो डेटा हो गया, लेकिन वो स्पेस कहां पर है, तो उसके लिए एक एड्रेस होगा। तो उसी तरह से जो मेमोरी होता है वो ब्लॉक्स में होता है, इसी ब्लॉक्स के अंदर डेटा होता है। तो कौन से ब्लॉक के अंदर में कौन सा डेटा है कैसे पता चलेगा, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं कोई एड्रेस होगा। राइट, इस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा, इस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा, इस ब्लॉक का कुछ एड्रेस होगा। तो हर मेमोरी का जो हर ब्लॉक है उसका कुछ एड्रेस होगा, और उसी एड्रेस पे डेटा होता है। तो एड्रेस पता होगा तभी वहां से आप डेटा को फेच कर सकते हो। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस का मतलब क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग पेरिफेरल डिवाइसेस नहीं। पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल डिवाइसेस, एक्सटर्नल डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, एक्सटर्नल डिवाइसेस का मतलब क्या हो गया, यहां पर वैसे डिवाइसेस जो हम अलग से इंसर्ट करें, जैसे आपका क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, आपका प्रिंटर, etc। ठीक है, तो जो डिवाइसेस आप अलग से कनेक्ट कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर, ऑल दैट काइंड ऑफ डिवाइसेस आर नोन एज एक्सटर्नल डिवाइसेस। स्टोरिंग डेटा टेम्पोरली, तो मेमोरी एड्रेस की बात कर रहे हैं हम लोग। राइट, एड्रेस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका क्या होगा, स्पेसिफाइंग द लोकेशन ऑफ डेटा इन मेमोरी, यानी कि आपका डेटा मेमोरी के अंदर में कहां पर रखा हुआ है, उसका एड्रेस क्या है, इसी को हम लोग बोलेंगे मेमोरी एड्रेस। राइट नाउ, which memory technology uses magnetism to store data on a spinning platter? ठीक है, देखो यहां पर क्वेश्चन कैसे घुमा फिरा के पूछा है, एक टर्म यहां पर पकड़ना, मैग्नेटिज्म। ठीक है, हमने जब मेमोरी को डिवाइड किया था तो आपको पता है डायरेक्ट एक्सेस के अंदर पहला डिवाइस कौन सा था, मैग्नेटिक डिस्क, है ना, मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर कौन कौन सी चीजें थी, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क एंड जिप डिस्क। ऑप्शंस देखो, अगर आपने वो चार्ट पढ़ा और डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन पे जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। आप बोलोगे सर, आप अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, आप बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया नहीं था, ठीक है, आपने तो चार्ट बता दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि देखो चार्ट से आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको मैंने चार्ट में बताया, मैग्नेटिक डिस्क होता है, सेकेंडरी स्टोरेज का एक पार्ट डायरेक्ट का मैग्नेटिक डिस्क होता है, ऑप्टिकल होता है एंड मैग्नेटो ऑप्टिकल होता है। मैग्नेटिक के अंदर मैंने आपको बताया हार्ड डिस्क होता है, जिप डिस्क होता है एंड क्या हो जाता है आपका फ्लॉपी डिस्क होता है। तो यहां टर्म पकड़ो मैग्नेटिज्म, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म कहीं तो पड़ा हुआ है, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डिस्क, हाँ चलो ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क पर आ गए। आगे क्या था, हार्ड डिस्क था, फ्लॉपी डिस्क था, जिप डिस्क था, क्या क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कुछ मिल रहा है। तो ऑप्शन के अंदर हमें सर यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, हार्ड डिस्क ड्राइव। खत्म, किसी कॉन्सेप्ट की भी जरूरत नहीं है ना, आगे क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं। तो बहुत बार बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी जो आप बिल्कुल नहीं जानते, आप छोटे से अप्रोच से
उसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये अप्रोच आपको सीखना पड़ेगा, इस चीज को भूलना पड़ेगा कि हम 1000 एमसीक्यूज कर लेंगे, 2000 एमसीक्यूज कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फंस जाएगा। इस चीज को दिमाग से निकाल दो। आप 100 एमसीक्यूज करो, उस 100 एमसीक्यूज में सर ने जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, आपको क्वेश्चन वहां से आ जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म का यूज करते हैं स्पिनिंग प्लेट। जो हार्ड डिस्क होता है ना, हार्ड डिस्क में डेटा जो होता है इस तरह से प्लेटर के रूप में होता है। ठीक है, एक प्लेटर होता है, प्लेटर पे दो सरफेस होते हैं, एक सरफेस ऊपर, कोई भी डिस्क होता है तो एक प्लेटर एक सरफेस ऊपर होता है, एक सरफेस नीचे होता है। तो एक रीड राइट हेड ऊपर रीड करता है सरफेस को, एक राइट रीड हेड क्या करता है, जो सरफेस के नीचे है उसको रीड करता है। और इसी प्लेटर पे क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। इसके अंदर ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं, और ये घूमता रहता है। ये जो प्लेटर होता है ये घूमता रहता है, और ये घूमते हुए यहां पर ये जो होता है रीड राइट हेड ये फिक्स होता है, और इसी से डेटा रीड किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आरपीएम में मेजर की जाती है। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आरपीएम में इसको मेजर करते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव की जो परफॉर्मेंस है उसको आरपीएम में मेजर करते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट जिसको बोलते हैं। मतलब कितना रेवोल्यूशन 1 मिनट में वो करेगा, जितना रेवोल्यूशन करेगा उतना क्विकली डेटा एक्सेस हो पाएगा, क्योंकि ये जितना ज्यादा घूमेगा उतना जल्दी क्या होगा, रीड राइट हेड उसको एक्सेस कर पाएगा उस डेटा को। नाउ व्हाट इज द टर्म फॉर अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई टू रिटेन डेटा। इनमें से किस तरह का मेमोरी है जिसके अंदर डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार उसमें पावर सप्लाई की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कौन सा मेमोरी होता है, क्या वो वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, वर्चुअल मेमोरी होता है। तो वैसी मेमोरी जिसके अंदर लगातार हमें क्या करना है, पावर सप्लाई देते रहेंगे तभी वो डेटा रिटेन होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, उसको वोलेटाइल बोलते हैं। राइट, वोलेटाइल का मतलब जिसके अंदर लगातार हम डेटा बनाए रखने के लिए पावर सप्लाई दे रहे हैं। राइट, तो यही ना, व्हाट इज द टर्म फॉर अ टाइप ऑफ मेमोरी दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर सप्लाई टू रिटेन डेटा। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ व्हिच मेमोरी टाइप इज यूज्ड फॉर फर्मवेयर स्टोरेज एंड कांट बी इजीली मॉडिफाइड और इरेज्ड। चलिए यहां तक अगर आपको सेशन समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख देंगे। ठीक है, यहां पर फटाफट से लिख देंगे, हाँ सर सेशन में मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। एंड जैसे भी आप एक्सप्रेस करना चाहो, थम्स अप देना चाहो, हार्ट देना चाहो, व्हाटएवर, ठीक है, उसको जरूर से यहाँ पर आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही हमारी एनर्जी होती है, जब हम यहाँ पर आपका कमेंट देखते हैं तो यहाँ से हमें एनर्जी मिलता है, एंड देन हमारा जो आउटपुट होता है वो और ज्यादा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो एक जब पॉजिटिव एनर्जी अंदर आता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी बाहर भी जाता है। राइट, तो कांस्टेंट मत बैठा करो, लगातार आप मुझसे जो सवाल है वो पूछ सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो वहां पर लिखते रहिए। राइट, ना विच मेमोरी टाइप इज यूज्ड, फर्मवेयर। जब भी हम फर्मवेयर की बात करेंगे तो फर्मवेयर इज द कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ठीक है, ये जो होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। जैसे आप चिप यूज करते हो, ठीक है, आप मेमोरी कार्ड यूज करते हो, आप पेन ड्राइव यूज करते हो, तो इसमें ये सब क्या कहलाते हैं, आपके फर्मवेयर कहलाते हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, जिसके अंदर हार्डवेयर भी है। राइट, तो यहां पर आपको देखो, जब भी फर्मवेयर की हम बात करेंगे तो फर्मवेयर से रिलेटेड, मतलब अभी मैंने आपको क्या बोला कि चिप की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर भी है, जिसके अंदर हार्डवेयर भी है। तो चिप अभी हमने कहां देखा था, एक मेमोरी कार्ड के बारे में एक क्वेश्चन हमने देखा था, पेन ड्राइव के बारे में एक क्वेश्चन हमने देखा था। तो किस तरह के मेमोरी के अंदर देखा था एग्जांपल में, तो भाई फ्लैश मेमोरी के अंदर में देखा था। तो आपको एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को लिंक जब आप करना सीख जाओगे ना, तो आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। फिर आप एग्जाम से कभी इस तरह से नहीं आओगे कि सर क्वेश्चन टफ था, सर क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया। ऐसा कभी नहीं होता कि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ देता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा होता है, या कहीं ना कहीं आपने उतना सीरियसली नहीं पढ़ा, उतना फोकस्ड होकर नहीं पढ़ा, तभी जाके प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट कवर कर लोगे तो क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। विच मेमोरी टाइप इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द कंप्यूटर्स इनिशियल बूटअप इंस्ट्रक्शंस। इनिशियल बूटअप का मतलब क्या होता है, जब सिस्टम को स्टार्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग बूटिंग। ठीक है, बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ सिस्टम। ठीक है, तो अभी एक टर्म आपको मैंने बताया कि रोम के अंदर में क्या होते हैं, बायोस होते हैं। रोम के अंदर में बायोस होते हैं, बायोस का ही काम होता है चेक करना कि सारे हार्डवेयर कंपोनेंट काम कर रहे हैं कि नहीं, एंड बायोस ही पहले लोड होता है। जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले बायोस लोड होता है, जो कहां होता है, रैम रोम के अंदर होता है, और वो चेक करता है कि सारे कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। और उसी ड्यूरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बूटिंग सिस्टम बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं। राइट, तो इनिशियल बूटअप इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखने वाला मेमोरी कौन सा है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा है, रोम है। राइट, चलो नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए मेमोरी कंट्रोलर।
मेमोरी कंट्रोलर की हम बात कर रहे हैं, तो कंट्रोलर का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मेमोरी है एंड देन कंट्रोलर है, तो कहीं ना किसी तरह से कंट्रोल करने की बात हो रही होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं, मैनेजिंग सीपीयू ऑपरेशन, रेगुलेटिंग पावर सप्लाई, कंट्रोलिंग डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेमोरी कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया, मान लो मेरे पास मेमोरी है, मैंने स्टोर करके रखा, उसका मतलब क्या है, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन ना हो। ठीक है, तो मेमोरी कंट्रोलर का मतलब क्या हो गया कि आपको पता है कि रैम के अंदर में आप कुछ भी क्लिक करते हो, कुछ भी इनपुट देते हो, रैम के अंदर जाता है, फिर रैम से सीपीयू के अंदर जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो मैनेजमेंट के लिए भी तो कुछ कंट्रोलर बना होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कंट्रोलिंग डेटा फ्लो बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, तो सीपीयू और जो रैम है उसके बीच में डेटा फ्लो को मैनेज करेगा, उसके बीच में डेटा फ्लो को कंट्रोल करेगा, यही काम होता है मेमोरी कंट्रोलर का। ठीक है, चलो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी कंट्रोल, अच्छा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, बट क्वेश्चन देखिए, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 1024 टेराबाइट आर इक्वल टू, 1024 टेराबाइट जो होता है वो कितने के बराबर होता है, तो फटाफट से देखेंगे, क्या वो 1 जीबी होता है, 1 पीबी होता है, या 1 एक्साबाइट होता है, या फिर 1 वाईबी होता है, योटाबाइट होता है। ठीक है, तो 1024 टेराबाइट जो होता है वो आपका होता है 1 पीबी। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन आपको 110% पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कोई सा भी एग्जाम दोगे और कंप्यूटर का क्वेश्चन वहां से पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन 110% आपको यहां से देखने को मिलता है। ठीक है, आपको यहां से ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसके कन्वर्जन के बारे में देख लेते हैं कि देखो 4 बिट बराबर होता है आपका 1 निबल, यहां से देख लो, मैंने थोड़ा आपको ये भी बता दिया, और स्पेशल मैंने एक मेमोरी का क्लास लिया है जो आपको वीडियो वाले सेक्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से भी आप देख सकते हो। 8 बिट के कलेक्शन को बोलते हैं 1 बाइट। ठीक है, और 1 बाइट क्योंकि 8 बिट होता है और 4 बिट 1 निबल होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट, 1 एक्साबाइट 1024 पेटाबाइट। ठीक है, 1 जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, किसी भी तरह से कोई भी रूल लगाकर इसको याद कर लेना, बट इसको याद कर लेना, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि किसी भी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, आप एग्जाम देने जाओगे तो ये क्वेश्चन यहां से कहीं से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसी कन्वर्जन से। ठीक है ना, एक 1 बाइट इज इक्वल टू डैश बिट्स एंड 1 निबल इज इक्वल टू डैश बिट्स। ठीक है, जब हम बिट की बात करते हैं, देखो बिट क्या होता है, जब हम बिट की बात करते हैं यहां पर समझना, जब हम बात कर रहे हैं यहां पर बिट की, तो बिट को बोलते हैं हम लोग स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, ऑफ एन स्टोरेज, किसी भी डेटा को जब हम स्टोर करते हैं तो वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से। ठीक है, बिट का मतलब क्या हो गया, बिट का जो मतलब होता है उसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। ठीक है, बाइनरी डिजिट, अब आपको पता है कि जो बाइनरी होता है वो क्या होता है, 0 और 1 होता है, मतलब कितने बिट्स हो सकते हैं आपके पास अवेलेबल, इधर 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं, यानी कि 2 ही बिट आपके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 2 ही बिट आपके पास अवेलेबल होते हैं, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो आपको मैंने बताया 8 बिट होते हैं, और 1 निबल में कितने बिट होते हैं, तो 4 बिट होते हैं। तो 8 और 4 का कॉम्बिनेशन देख लीजिए कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से कौन सा है जो ट्रू है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये तो बिल्कुल सही है, रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी बिल्कुल सही है, और एस रैम हो जाता है आपका, एस रैम हो जाता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ठीक है, चलो, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इनमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट अगर हम डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबसे छोटा जो कैपेसिटी होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, उसके बाद स्टोरेज की धीरे धीरे बात कर रहे हैं, जहां पर हम किसकी बात करें, कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर, जो डेटा है आपके पास सबसे छोटा डेटा कौन सा होगा, सबसे बड़ा डेटा कौन सा होगा, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कैरेक्टर, फाइल, रिकॉर्ड, फाइल के बाद ये कर दीजिए, फाइल, रिकॉर्ड, फील्ड, डेटाबेस। समझना,
हम कुछ भी लिखते हैं, हमने लिखा ये, ठीक है, हमने लिखा ए, हमने लिखा @ ये सब क्या कहलाता है? ये सब कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। आप एक स्पेस भी देते हो तो वो कैरेक्टर होता है, मींस के कैरेक्टर जो होगा वो सबसे छोटा होगा, कैरेक्टर जो होगा वो सबसे छोटा होगा, तो सबसे छोटा हमारे पास कैरेक्टर आना चाहिए, तो सभी में कैरेक्टर है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बाद क्या बनेगा? कैरेक्टर के बाद यहां पर देखते हैं तो यहां पर फाइल है, ठीक है। जब आप देखोगे कैरेक्टर है, अब आप एक टेबल बना लो, ठीक है। इस तरह से ये डेटाबेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपको किसी का एंट्री करना है, किसी का एंट्री करना है, तो मान लीजिए आपने यहां पर लिखा नाम, ठीक है, किसी पर्सन का नाम, नाम के बाद आपने लिखा उसका भाई एज क्या है, कौन सी कंपनी में काम करता है, आपने ये सब कुछ लिख दिया। अब यहां पर नाम, यहां पर मैंने दे दिया सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर 1 में दे दिया मैंने, मान लीजिए यहां पर यहां पर मान लीजिए कुछ भी नाम काजल दे दिया, ठीक है, काजल दे दिया। सेकेंड नंबर पे मैंने दे दिया यहां पर सुनील, ठीक। अब नाम इसका ये है, एज मान लीजिए इसका 20 दे दिया, इसका भी 20 दे दिया, ठीक है। कंपनी इसमें XYZ कुछ भी है, इसमें ABC कुछ भी है, ठीक है, मैंने दे दिया। ये जो टर्म है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फील्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो एक एक टर्म है इसको बोलते हैं फील्ड। तो नेम एक फील्ड हो गया, एज एक फील्ड हो गया, कंपनी एक फील्ड हो गया, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? फील्ड बोलेंगे। और अगर हमें किसी पर्सन के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहिए, किसी पर्सन के बारे में हमें क्या चाहिए भाई? कंप्लीट जानकारी चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस पर्सन का पूरा सारे फील्ड को अगर हम एक्सेस कर लेंगे तब उस पर्सन का कंप्लीट जानकारी होगा। तो ये जो पूरा रो कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकॉर्ड। ये क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड, ठीक है। इसका मतलब फील्ड जो होगा वो ऑलवेज रिकॉर्ड से छोटा होगा, ठीक है, रिकॉर्ड से छोटा होगा। ऐसे कई सारे लोगों का रिकॉर्ड होगा, कई सारे ऐसे कंडीशन बने होंगे, तो जिसको हम किस में सेव करेंगे भाई? फाइल में सेव करेंगे, ठीक है। ऐसे कई लोगों का बना होगा ना, तो जिसको हम क्या कर सकते हैं? फाइल में सेव कर सकते हैं। इसका मतलब फाइल क्या होगा? उससे भी ज्यादा बड़ा होगा। तो रिकॉर्ड से भी बड़ा क्या हो जाएगा आपका? फाइल बड़ा होगा। इससे पहले क्या हो जाएगा आपका? फील्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फील्ड होगा, रिकॉर्ड होगा, फाइल होगा, ठीक है। और ऐसे कई सारे फाइल्स होंगे जिसमें एक डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस क्या होता है? बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता है, बहुत बड़ा एक क्या बोलते हैं? स्टोरेज होता है, जहां पर आप बहुत सारे लोगों का रिकॉर्ड रख सकते हो, बहुत सारे लोगों का इंफॉर्मेशन होता है। तो जो डेटाबेस है वो आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। जो डेटाबेस है वो कहां आएगा? लास्ट में आएगा। तो देखो कहां पर से आपको डेटाबेस लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो ये तो है नहीं, यहां पर फाइल पहले आ गया, तो ये तो ऑप्शन कैंसिल हो गया। कैरेक्टर के बाद रिकॉर्ड आ गया, मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। कैरेक्टर है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, फाइल है, डेटाबेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल हमारे पास सही है। तो इस तरह से अगर आप नहीं भी जानते हो तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बता सकता था, लेकिन एक एक टर्म को मैं डिफाइन इसलिए कर दिया, जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस रहेगा। हो सकता है कि सीक्वेंस आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में दे दे, या फिर कुछ टर्म इसमें मिसिंग हो एंड देन सीक्वेंस दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म क्या कहलाता है, राइट। चलो नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट टर्म हमारे पास है यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूजेस अल्ट्रावायलेट लाइट टू इरेज डेटा। ठीक है भाई, अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज कौन से डेटा को इरेज करने के लिए होता है? तो यहां पर ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ये रोम का टाइप है, दीज आर द टाइप्स ऑफ रोम, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट लाइट कलर जो यूज करते हैं वो करते हैं हम लोग यहां पर ई प्रोम के लिए, और इसके लिए यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूज करते हैं इसके लिए यूज करते हैं हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करते हैं। फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, क्योंकि फुल फॉर्म पूछा जाता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो ये होता है इलेक्ट्रॉन इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और ये ई एक्स्ट्रा मैं लिख रहा हूं, यहां से यहां तक ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, और यहां पे ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहां पे प्रोम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो एक ही मैंने बताया और यहां से आपका सब कवर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना इन चीजों को ना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग डेटा फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड।
हम फ्यूचर यूज के लिए कोई डेटा को रिटेन करके रख रहे हैं अपने पास, तो इस टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? तो भाई हम इस टर्म को क्या बोलेंगे? क्या उसको रीडिंग बोलेंगे, राइटिंग बोलेंगे, स्टोरिंग बोलेंगे या डाउनलोडिंग बोलेंगे? तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टोरिंग बोलेंगे, डेटा को स्टोर करके रख रहे हैं, राइट ना। ये आपके लिए मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है। थोड़ा सा मैंने इसलिए आपको बोला है होमवर्क क्वेश्चन, सो दैट आप थोड़ा सा रिसर्च भी करो। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड सेशन कैसा लगा ये भी आपको बताना है। तो आज का सेशन हम लोग यहां पर ही समाप्त करेंगे, ठीक है, आज थोड़ा पहले हम लोग सेशन समाप्त कर रहे हैं। तो आपको सेशन कैसा लगा जरूर से बताना, और इस क्वेश्चन का जवाब, मैं हट जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में देना है, राइट। और मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे से जो आपका क्लास होगा वो 1 बजे से डेली चलेगा। डेली इन द सेंस 4 दिन ही ले पाऊंगा मैं, मंडे से लेके आपका थर्सडे तक डेली 1 बजे से क्लास आपका रेगुलर बेसिस पे चलता रहेगा। तो अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना, शेयर कर देना, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सेशन कैसा लगा जरूर से बताना, जो भी आपको लगा, अच्छा बुरा व्हाटएवर, सो दैट मैं उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला सकूं। अच्छा लगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, अगर कुछ कमी रह गई तो वहां पर हम सुधारेंगे, राइट, उसमें उस जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो गोल होता है वो आपको जो बेस्ट कंटेंट है वो देना, सो दैट आपको एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना हो। एक चीज और इंफॉर्मेशन है कि भाई ये हमारे पास यहाँ पर एक कोड है Y782, इस Y782 कोड का यूज करते हुए आप क्लैट का कोई भी कोर्स ले सकते हैं। आप बेसिकली आप लॉ से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज वहां पर अवेलेबल हैं, कुछ बैचेस अभी हमारा नया बनने वाला है, तो आप वो जरूर से देख लेना, ठीक है। आपको वो बैच मिल जाएगा, अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है वो, तो आप परचेज कर सकते हैं उस बैच को जाकर। एंड आप देख पा रहे हो कि जब हम एमसीक्यूज इस तरह से कर रहे हैं तो इसके पीछे का जो थ्योरी होगा सारे चैप्टर्स का, ना सिर्फ आप सब्जेक्ट की बात करें, यहाँ से ना सिर्फ हम लोग कंप्यूटर की बात करें, बल्कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सब इसी तरह से बहुत ढंग से होते हैं। कुछ बच्चे अगर हमारे पेड क्लास के यहाँ पर होंगे तो वो कमेंट में जरूर से बता देना कि क्लासेस कैसे चलते हैं, राइट। तो Y782 आप इस कोड का यूज करके कोई सा भी कोर्स ले सकते हो, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, मतलब वहां पे जो 75% का डिस्काउंट दिखेगा या नहीं दिखेगा, आपके पास जो डिस्काउंट होगा आप उसको हटा देना, वहां पर जो अप्लाइड कोड होगा कोड, आप इस कोड का यूज कर लेना Y782, तो जितना भी डिस्काउंट दिखा रहा होगा उससे ज्यादा डिस्काउंट आपको वहां पर मिलने लगेगा। तो जरूर से अगर आपको लेना है, अगर आप फोकस्ड हो, सीरियस हो, तो आप जरूर से ले सकते हो, क्योंकि 24 में अब ज्यादा टाइम नहीं है। आप देख रहे हो कि महीना जो है वो कितना तेजी से गुजर रहा है, एंड अप्रैल मई में आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। तो अभी से प्रिपरेशन बिल्कुल ढंग से स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आगे चल के आपका जो ड्रीम कॉलेज है उस ड्रीम कॉलेज में आप अपने जर्नी को स्टार्ट कर सके, ठीक है। तो चलिए यहां पे सेशन समाप्त करेंगे, दोबारा से मिलेंगे अब मंडे को। टिल देन एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।